शहर से कोसों दूर, जहां न पक्की सड़क है, न बिजली का भरोसा, न कोई बड़ा बाजार, बस मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और लोगों के दिलों में पुरानी कहानियों का डर। इस गांव से गुजरती थी एक काली नदी, जिसका नाम था कालिंदी। दिन में वो नदी खूबसूरत लगती थी, पर रात होते ही उसका रंग बदल जाता था। पानी काला हो जाता, हवा बंद हो जाती और किनारे पर उगे पुराने पेड़ ऐसे लगते जैसे कोई भूत हाथ फैलाकर खड़ा हो। मार्च का महीना था। ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। उस दिन सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो बारिश जो न रुकती है न तेज होती है, बस टपकती रहती है, जैसे आसमान भी उदास हो। ऐसे मौसम में गांव के 3 यार, रोहन, अर्जुन और दीपक, कमलेश काका की चाय की दुकान पर जमे बैठे थे। दुकान छोटी थी, बस एक बेंच, एक टूटी सी मेज और एक स्टोव, जिस पर काका की चाय चढ़ी रहती थी। पर उस दुकान की गर्मी में एक अजीब सुकून था। यार, इस ठंड में बारिश की क्या जरूरत है? रोहन ने कप को दोनों हाथों से थामते हुए कहा। उसकी नेवी ब्लू हुडी पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। गर्मियों में आती नहीं, जब खेत सूखते हैं तब नहीं आती, जब जरूरत हो तब गायब। बेकार है। दीपक ने लंबी अंगड़ाई ली। उसके घूंघराले बाल बिखरे हुए थे। वो हमेशा ऐसे ही रहता था, जैसे अभी अभी नींद से उठा हो। अरे भाई, बारिश में तो असली मजा है। रजाई ओढ़ो, खिड़की से बाहर देखो, हाथ में कोई किताब हो। अलग ही नशा है। दुनिया की कोई टेंशन नहीं। हाँ, तुझे तो बस रजाई और नींद चाहिए। रोहन ने ठहाका लगाया। तू तो कुंभकर्ण का असली वंशज है। तुझे बम भी फोड़े कान के पास, तब भी आंख नहीं खुलेगी। नींद को मत बुरा कहो भाई, दीपक ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा। नींद से प्यार करने वाले की आधी जिंदगी की टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। अर्जुन उन दोनों की बहस सुनते हुए चुपचाप चाय की चुस्कियां लेता रहा। उसके पतले फ्रेम के चश्मे पर भाप जम गई थी। वो हमेशा थोड़ा अलग सोचता था। जहां दूसरे बातें करते, वो कुछ प्लान करता। अर्जुन भाई, तू कहां खोया है? रोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोच रहा था। अर्जुन ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए धीरे से कहा कि ठंड में चाय पीने का असली मजा उन्हीं को आता है जो वाकई उसे महसूस करते हैं। बस यही सोच रहा था। रोहन ने माथा ठोका। नहीं। अर्जुन ने एक बार दोनों को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उस तरह की मुस्कान जो बताती है कि कोई बड़ा प्लान दिमाग में पक रहा है। एक आइडिया है। क्या? दीपक ने आंखें थोड़ी और खोली, और दीपक का आंखें खोलना मतलब कुछ बड़ा जरूर होने वाला था। अर्जुन ने आगे झुककर धीरे से कहा, आज रात नाव लेकर कालिंदी नदी पर मछली पकड़ने चलते हैं। पहले 2 सेकंड के लिए तीनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहन ने कहा, रात को? हाँ, रात को। इस ठंड में, इस बारिश में? बारिश बंद हो जाएगी शाम तक। रोहन पहले तो चुप रहा,
फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर वही मुस्कान आ गई जो तब आती थी जब कोई खतरनाक मजा सामने हो। चलते हैं। दीपक एकदम से उठ बैठा। अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। नहीं यार, रात को नदी पर इतनी ठंड है, बुखार हो गया तो पिताजी पीट देंगे और मुझे डर लगता है। किससे? रोहन ने छेड़ा। दीपक ने आवाज धीमी की। भूत से। रोहन जोर से हंसा। भूत? यार हम तीनों साथ हैं, 3 लोगों को कौन सा भूत छेड़ेगा? वो जो असली हो, दीपक ने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन ने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। देख भाई, जिंदगी में कुछ यादें बनानी पड़ती हैं। बुढ़ापे में क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि रजाई में सोते थे। चल आज कुछ असली करते हैं। दीपक ने लंबी सांस ली। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो तुम दोनों जिम्मेदार हो। शाम होने से पहले अर्जुन अकेले निकल पड़ा। रमेश काका के घर की तरफ। वो बूढ़े मछुआरे जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अकेले रहते थे। उनकी झोंपड़ी में हमेशा मिट्टी के तेल की खुशबू आती थी और दरवाजे पर एक पुराना जाल टंगा रहता था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। कौन है इस वक्त? अंदर से भारी आवाज आई। काका, मैं अर्जुन हूं। दरवाजा खुला। रमेश काका बाहर आए। सफेद धोती, जैतूनी रंग की कमीज, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में वो गहराई जो सिर्फ बहुत कुछ देखे हुए लोगों की आंखों में होती है। छोटे बाबू, इस वक्त? आओ अंदर। नहीं काका, बस एक काम था। आज रात आपकी नाव और जाल चाहिए। हम दोस्त कालिंदी पर मछली पकड़ने जाएंगे। 300 रुपए दूंगा किराया। काका का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी बात को तौल रहे हों। छोटे बाबू, रात को कालिंदी पर जाना आसान नहीं है। तुम बच्चे हो, दिन में चलो मेरे साथ। सुबह जल्दी निकलते हैं, अच्छी मछलियां मिलेंगी। नहीं काका, आज रात को ही जाना है। दोस्तों से वादा कर चुका हूं। काका ने एक गहरी सांस ली। चुप रहे कुछ देर, फिर बोले, ठीक है, जाल कोने में रखा है, नाव घाट पर बंधी है। पैसे मत दो मुझे। उन्होंने अंदर जाकर एक पुराना काला धागा निकाला। पर ये लो, इसे अपने हाथ में बांधो और अपने दोनों दोस्तों को भी बांधवाना। ये धागा मैंने बहुत पुराने ओझा से लिया था। कहते हैं इससे बुरी आत्माएं नजदीक नहीं आती। अर्जुन ने हंसते हुए धागा ले लिया। काका, आप भी हंसो मत बेटा। काका की आवाज अचानक गंभीर हो गई। कालिंदी के उस पार श्मशान घाट है। उस तरफ रात को मत जाना, चाहे कितनी भी मछलियां क्यों ना हो। बस यही एक बात मानो। अर्जुन ने हां कहा, पर मन में उसने ये बात कहां रखी, वो बाद में पता चला। रात के ठीक 10 बजे तीनों कमलेश काका की बंद दुकान के सामने जमा हुए। रोहन के हाथ में जाल था। दीपक के हाथ में एक बड़ा थैला जिसमें रोटियां, अचार, चिप्स और पानी की बोतल थी। भाई, अगर पूरी रात जागना है तो पेट भरा होना चाहिए। दीपक ने सफाई दी। ये काला धागा क्यों है तेरे हाथ में? रोहन ने अर्जुन से पूछा। रमेश काका ने दिया। तुम दोनों को भी पहनना है। दीपक ने बिना एक शब्द बोले तुरंत हाथ आगे बढ़ा दिया।
रोहन ने नाक भौं सिकोड़ी। अंधविश्वास है सब, काला धागा और भूत वूत, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर 1 सेकंड रुका और हाथ आगे कर दिया। चलो दे दो। घाट पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। दिन की चहल पहल गायब थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। कालिंदी का पानी रात में और भी काला दिखता था। नदी की आवाज को, जो दिन में सुरीली लगती थी, रात को एक अजीब गुनगुनाहट जैसी थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा हो। यार, यहां तो सन्नाटा है बिल्कुल। दीपक ने थैला सीने से लगा लिया। यही तो असली मजा है, अर्जुन बोला, पर उसकी आवाज में भी थोड़ी सी कानिब थी जो उसने छुपाने की कोशिश की। तीनों नाव में बैठ गए। अर्जुन ने चप्पू थामा। नाव धीरे धीरे नदी के बीच में आ गई। रोहन ने जाल फेंका। पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार कुछ नहीं, 10वीं बार कुछ नहीं। भाई, एक मछली भी नहीं है यहां, रोहन झल्लाया। थोड़ा और आगे चलते हैं, अर्जुन ने कहा। कितना आगे? दीपक ने पूछा, और तभी उसकी नजर आगे की तरफ गई। दूर किनारे पर कुछ जल रहा था। नारंगी रोशनी, राख की गंध हवा में थी। अर्जुन, वो श्मशान है ना? हां, काका ने कहा था वहां मत जाना, मछलियां वहीं मिलेंगी, रोहन ने कहा। गहरा पानी होता है श्मशान के पास, चल। दीपक कुछ बोलना चाहता था, पर रोहन और अर्जुन पहले ही नाव उस तरफ मोड़ चुके थे। श्मशान के करीब पहुंचते ही हवा बंद हो गई। पानी एकदम शांत हो गया, उस तरह की शांति जो अच्छी नहीं होती। गीदड़ों की आवाजें दूर से आ रही थीं। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं। यार, चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दीपक ने कहा। बस एक बार जाल डालते हैं, रोहन ने कहा। रोहन ने जाल पानी में फेंका। कुछ देर बाद जब उसने खींचा तो जाल भारी था, बहुत भारी। लगता है बड़ी मछली है, रोहन उत्साहित हो गया। जाल पानी से ऊपर आया और तीनों की सांसें रुक गईं। जाल में एक लड़की का कटा हुआ सिर था, लंबे काले बाल, गीले, पानी से लथपथ, पीला सा चेहरा, बंद आंखें। पहले एक पल के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, जैसे दिमाग ने मानने से इनकार कर दिया हो। फिर दीपक की चीख निकली, और वो चीख रात के सन्नाटे में इस तरह गूंजी जैसे कभी रुकेगी नहीं। फेंको, फेंको इसे पानी में, भागो, रोहन चिल्लाया। कांपते हाथों से रोहन ने जाल पानी में छोड़ दिया। अर्जुन ने चप्पू उठाया, नाव खेनी शुरू की, पर नाव नहीं हिली। क्या हो गया? चल क्यों नहीं रही? अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई। दीपक ने भी हाथ लगाए। नाव जैसे किसी ने रोक रखी हो, जैसे पानी के नीचे से कोई थामे हो। और तभी एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न बहुत जोर से, न बहुत धीरे, बस सीधे कानों में घुसती थी। मेरा सिर वापस करो, मैंने कहा, वापस करो, वरना तुम तीनों को मैं कभी जाने नहीं दूंगी। तीनों ने किनारे की तरफ देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबा कद,
पीली सी रोशनी उसके चारों तरफ, पर जहां उसका सिर होना चाहिए था वहां कुछ नहीं था, सिर्फ काला धुआं जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसके हाथ आगे फैले थे, सीधे तीनों की तरफ। दीपक की आंखें बंद हो गईं। उसकी जुबान से बस इतना निकला, हे भगवान। रोहन ने, जो हमेशा बहादुरी की बात करता था, पहली बार कुछ नहीं बोला। वो बस उस आकृति को देखता रहा, कांपते हुए। अर्जुन ने एक पल में फैसला किया, नदी में कूदो, तैरकर उस पार जाओ। और तीनों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी, बर्फ जैसा, पर उस वक्त उन्हें ठंड का एहसास नहीं था। बस तैरना था, बस उस किनारे से दूर जाना था। पीछे से आवाजें आती रहीं, मेरा सिर दो मुझे, मेरा सिर। तैरते तैरते किसी तरह तीनों दूसरे किनारे पर पहुंचे। पानी से निकले, जमीन पर गिरे, सांसें उखड़ी हुई, कपड़े भीगे हुए, शरीर कांप रहा था। भागो, अर्जुन ने कहा, और तीनों भागे। दूर एक घर में रोशनी थी, उसी तरफ। दरवाजा खटखटाया, जोर से, बार बार। दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग आदमी, शायद 60 के आसपास, बाहर आया। कौन हो तुम लोग? इस रात को? तीनों अंदर घुस गए, बिना पूछे। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद किया, तीनों को बैठाया, पानी दिया, फिर उनकी बात सुनी। सब सुनकर वो बुजुर्ग चुप रहा, लंबी चुप्पी। फिर धीरे से बोला, बेटा, कुछ साल पहले की बात है। उस श्मशान के पास एक लड़की का धड़ मिला था, गला कटा हुआ, पर सिर कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया, पर अधूरे में। बिना सिर के मुक्ति कहां मिलेगी उसे? वो लड़की कौन थी? दीपक ने कांपते होंठों से पूछा। कोई नहीं जानता ठीक से। लोग कहते हैं पास के गांव की एक लड़की थी, किसी लड़के से प्रेम हुआ, घर वालों की मर्जी के बिना शादी कर ली। घर वालों को यह मंजूर नहीं था, उन्होंने ही उसे मार दिया ताकि कोई पहचान न सके, इसलिए सिर अलग कर दिया और कहीं छुपा दिया। वो रुका। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, अपने सिर की तलाश में। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। तुम लोग बच गए, बुजुर्ग ने कहा। शायद उस काले धागे ने बचाया, शायद किस्मत ने। पर अब यहीं रुको, सुबह होने पर जाना। रात को उस नदी के पास कोई नहीं जाता। जिन्होंने गए वो या तो वापस नहीं आए, या इतने डर गए कि बात ही नहीं कर पाए। तीनों उस रात वहीं रहे। कोई नहीं सोया, बस बैठे रहे, एक दूसरे को देखते हुए, चुप। सुबह जब सूरज निकला और उसकी रोशनी कालिंदी के पानी पर पड़ी, तो नदी फिर से खूबसूरत लग रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। पर तीनों जानते थे। घर की तरफ चलते हुए रोहन ने अर्जुन से कहा, भाई, तेरी वजह से जान गई थी। दीपक ने एक लंबी सांस ली। मैं जिंदगी में दोबारा रात को घर से नहीं निकलूंगा, कसम से। अर्जुन कुछ नहीं बोला, वो बस अपने हाथ की तरफ देख रहा था। रमेश काका का वो काला धागा जो अभी भी बांधा था, गीला था, मैला था, पर था, और शायद यही काफी था। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने एक बात हमेशा के लिए सीखी,
हर रात की अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा के पार जो जाता है वो अपनी किस्मत से नहीं बल्कि उन चीजों से खेलता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। कालिंदी नदी आज भी बहती है और कहते हैं जो रात को उस श्मशान के पास जाता है वो आवाजें आज भी सुनता है। मेरा सिर वापस करो।